गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 2। पहले हम भाग पहला पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे भाग पे दृष्टि डालेंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे 4.1 में दिया हुआ है आवर्त सारणी में स्थिति। मतलब आवर्त सारणी में डी ब्लॉक की स्थिति क्या है। उसके बाद हम 4.2 डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे। ये जो डी ब्लॉक है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ कैसे भरते हैं। जैसे डी ब्लॉक में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, एस ब्लॉक में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे और दृष्टि डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4.1, ये 4.1 4.2 में इसलिए कि बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। तो एक बार जब मैं आपको ये वीडियो पढ़ा लूं तो उसके बाद जाके पुस्तक से पढ़ लिया करो, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक ने घेरा हुआ है। आवर्त सारणी आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं जिसे हम। उसमें एक एस ब्लॉक होता है ना। पहले और दूसरे ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं, है ना। फिर डी ब्लॉक होता है और फिर पी ब्लॉक होता है ना। तो एस और पी के बीच में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, है ना, एस और पी ब्लॉक के बीच में जो जो तत्व आते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक में रखते हैं, है ना। जो कि 3D 4D 5D और 6D होते हैं, है ना। श्रेणी है 3D 4D 5D और 6D, ये 4 श्रेणियां हैं, है ना। पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था। 3D सीरीज कहाँ से है, स्कैंडियम से जिंक तक, Sc से जिंक तक, है ना। ऐसी 4D सीरीज कहाँ से, यूट्रियम से कैडमियम तक, है ना। और FD सीरीज में लैंथनम आता है और हॉफनियम से मरकरी तक, HF से Hg तक, है ना। और 6D सीरीज का एक्टीनियम और रदरफोर्डियम से Cn तक, है ना। कहां से आते हैं, रदरफोर्डियम से Rf से Cn तक। ठीक है। 5D सीरीज में हम जो लेंथनम लेते हैं, लेंथनम के बाद के जो तत्व हैं वो हम 5D सीरीज की जगह, 5D श्रेणी की जगह 4F श्रेणी में डाल देते हैं, है ना। इसलिए लेंथनम से ही 4F श्रेणी का नाम लेंथनॉइड पड़ गया, है ना। ऐसे ही 6D श्रेणी में हम एक्टीनियम के बाद के जो तत्व होते हैं उन्हें हम 5F श्रेणी में डाल देते हैं, इसलिए उनका नाम एक्टिनॉइड हो गया। ठीक है। और 4F और 5F श्रेणी मिलके एफ ब्लॉक बनाती है, जो कि जो कि आवर्ती सारणी के नीचे अलग से दिए होते हैं। ठीक है, उन्हें हम उसमें नहीं लेते हैं, वो अलग से दिए हुए। ठीक है। तो इनके परमाणुओं में उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तथा इस प्रकार इस प्रकार संक्रमण धातुओं की 4 पंक्तियां, अर्थात 3D 4D 5D तथा 6D प्राप्त होती है। ठीक है, समझ आया। संक्रमण तत्वों की यह श्रेणियां सारणी 4.1 में दर्शाई गई है। अभी हम पढ़ेंगे कि 3D 4D 5D 6D में कौन से तत्व हैं। आज हम 3D के तत्व तो पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। आज वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया कि कुछ नहीं, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है ना। और डी ब्लॉक के ही आगे के कुछ लेंथनम और एक्टिनियम के बाद की जो कुछ तत्व हैं उन्हें हमने अलग से निकाल कर 4F और 5F श्रेणी में बना दिया है। ठीक है, समझ आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 4.2 डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये देखो, अब डी ब्लॉक तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि जो आपको प्रश्न आएंगे परीक्षा में वो ज्यादातर अगर इस चैप्टर से आएंगे तो यहीं से आएंगे। ठीक है। सामान्य रूप से इन तत्वों के बाहर कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है n-1 डी 1 से 10, ns2 1 से 2। अब देखो, कहने का मतलब ये है जो बाहर के कक्षक, ठीक है, बाहर के कक्षक है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो कुछ इस प्रकार से है। n-1 डी 1 से 10। तो ये बता रहा है आपको कि ये डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कैसे, n-1 का मतलब क्या है, n क्या है, n है पीरियड्स, n में हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला, ये सूत्र है n-1। जैसे कि अगर फोर्थ पीरियड में होगा तो हम n को यहाँ फोर्थ रखेंगे, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। 3 हो गया, तो हो गया 3D और 1 से 10, है ना। जो 3D श्रेणी है उसमें 1 से D श्रेणी है उसमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, है ना। तो जब 3D श्रेणी की बात करेंगे तो 1 से
10 तक, मतलब स्कैंडियम से जब हम जिंक तक जाएंगे तो वो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे पीरियड 4 हुआ है ना, पीरियड 4 हुआ, पीरियड मतलब जो इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है, उन्हें हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये, अगर हम 3D सीरीज की बात करें, मतलब वो चौथे पीरियड की है ना, तो एम 4 हो गया, 4 माइनस 1 3, 3D 1 से 10, तो यहाँ एन हो गया 4, तो वो क्या होगा, 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। ठीक है, समझ आया? ठीक है, n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है। ठीक है, n-1 क्या करता है, डी कक्षकों को इंगित करता है, जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें 1 से, अभी होता है ना कि डी डी कक्षक में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा भातम एनएस कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। ये देखो इस सूत्र में लिखा है ना कि एस कक्षक में क्या 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1 डी तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। वनश्री अर्ध एवं पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब देखो, देखो अभी आपको इतना तो समझ में आया कि सूत्र क्या है। सूत्र है n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो पहले तो। ठीक है, डी ब्लॉक का ये सूत्र याद कर लिए। अब ये देखो n-1 जो है वो क्या दर्शा रहा है, वह डी डी कक्षक दर्शा रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, और जो ns है, जो मतलब n है, वो एस एन एस, मतलब एन एस ले लो, एन ले लो, वो एस कक्षक को बता रहा है। ठीक है, एन जो है वो एस कक्षक को बता रहा है। ठीक है, परंतु अब दिक्कत ये आती है कि n-1 डी और एन एस, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर है ना, इन दोनों की कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर है। तो कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन होता है वह एस में ना जाकर डी में चला जाता है। ठीक है, एस कक्षक में ना जाके डी कक्षक में चला जाता है, तो कभी कभार ये सूत्र टूट जाता है और इसके काफी अपवाद या की एक्सेप्शंस हैं, तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये ज्यादातर हर जगह ये सूत्र लग जाता है, n-1 डी 1 से 10, ns 1 से 2, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका परिणाम 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों Cr तथा Cu के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से प्रतिबिंबित होता है। अब ये देखो, अभी हम अपवाद की बात कर रहे थे ना, कि जब ये सूत्र n-1 डी 1 से 10 और ns 1 से 2, ये सूत्र कभी कभार टूट जाता है, उसके कई अपवाद हैं, है ना। तो कुछ अपवाद हमें अपनी 3D श्रेणी में ही मिल जाएंगे, जहां पर Cr तथा Cu के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में प्रतिबिंबित होता है। जैसे Cr और Cu क्या है, क्रोमियम और कॉपर, ये तत्व किसके हैं, ये 3D श्रेणी के तत्व। ठीक है, तो अब ये देखो, जैसे उदाहरण के लिए क्रोमियम में 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 विन्यास है। अब ये देखो Cr, क्रोमियम जो है, इसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2, लेकिन इसकी जगह क्या होता है, 3d5 4s1, है ना। इसमें क्या हुआ, ये देखो, यहाँ 4s2 होना चाहिए था, तो 4s1, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, और ये 3d4 होना चाहिए था, तो ये 3d5 है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, मतलब इस वाले का इलेक्ट्रॉन इस वाले में चला गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि बताया था ना कि इनकी ऊर्जाओं के जो अंतर है ना, डी कक्षक और एस कक्षक में वो ज्यादा नहीं है, इसलिए कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एस की जगह डी में चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक वो है, विन्यास है, वो 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 है। ठीक है, 3D व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर इतना कम है कि वह 4s इलेक्ट्रॉन के 3D कक्षक में प्रवेश को रोक नहीं पाता। ठीक है, समझ आया कि उनमें ऊर्जाओं का अंतर इतना कम है कि 4s इलेक्ट्रॉन के 3D कक्षकों में प्रवेश को रोक नहीं पाता। समझ आ गया? अब ये हमने बात कर ली Cr क्रोमियम की, अब हम बात करेंगे Cu कॉपर की भी। इसी प्रकार से Cu में, मतलब कॉपर में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 3d9 4s2, लेकिन उसमें क्या होता है, 3d10 4s1, तो यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे 4s1 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 4s2 हुआ। मतलब यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था, क्या हुआ, यहाँ पे 4s1 है, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और जहाँ 3d9 होना चाहिए था, वहां 3d10 है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये भी उसी प्रकार से हुआ। क्यों, क्योंकि
डी और एस कक्षकों में एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का अंतर इतना कम है कि कभी कभार जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस में ना भर के डी में भर जाते हैं। संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में बाह्य कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारणी 4.1 में दिए गए। अब हम देखते हैं कि 3D सीरीज कैसी होती है। ये देखो, ये अब हम चर्चा करेंगे। प्रथम श्रेणी जो है 3D श्रेणी डी ब्लॉक की, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, उनकी परमाणु संख्या क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है। तो Sc से लेके Zn तक, ये मैंने आपको बताया था कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक हमारी 3D श्रेणी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, Cu, Zn। तो ये अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे Sc क्या होगा? ये हो गया सचिन, Ti तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। बी से क्या हुआ? वेरी, सचिन तेंदुलकर वेरी। Cr क्रेजी, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी। Mn मतलब मैन, ठीक है। तो क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिफ्ट्स, गिफ्ट्स ऐसे ही लगा लो। फ्री कोचिंग नितिन्स कजिन, ठीक है। क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिफ्ट्स, आप सिर्फ मन में याद रखना। फ्री, फ्री का हो गया FE, फ्री कोचिंग, कोचिंग मतलब CO, कोचिंग। नितिन्स, नितिन है तो नितिन का NI हो गया। कजिन है, कजिन, कजिन भाई बहनों को बोलते हैं ना कजिन, तो कजिन का CU और ZN का जिन। ठीक है, तो समझ में आया? जब भी आप ऐसे जैसे सचिन हो गया तो आपको याद आएगा SC मतलब स्कैंडियम, तेंदुलकर मतलब TI टाइटेनियम की बात हो रही है, वेरी तो V याद आया वेनेडियम, क्रेजी का CR याद आएगा, क्या हुआ? क्रोमियम, मैन का MN याद आएगा तो क्या हुआ? मैंगनीज, है ना। और फिर गिब्स हटा दो तो फ्री याद आएगा, फ्री का क्या हुआ? FE, FE मतलब आयरन। कोचिंग में को CO आएगा तो क्या हुआ? कोबाल्ट, है ना। नितिन से NI याद आया, NI क्या होगा? NI निकेल, ठीक है। उसके बाद कजिन से CU और ZN याद आएंगे तो क्या हुआ? कॉपर और जिंक। तो क्या हो गया? सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन कजिन। ठीक है, इतना समझ में आया? अब ये देखो, इनकी परमाणु संख्या क्या है? 21, 22, ये लगातार है, ऐसे है ना, ये लगातार चल रहा है। इनकी परमाणु संख्या है 21। एक का याद हो जाएगा, जैसे स्कैंडियम का कितना है? 21, और जिंक का कितना है? 30। तो अब आपको अगर ये श्रेणी पूरी याद हो गई SC से ZN तक, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना, अच्छे से हो जाएगी। अगर इस रेडी याद है तो आप खुद ही, क्योंकि आपको पता है कि SC के बाद TI ही आना है ना, तो आपको पता है कि अगर SC का 21 है तो TI का 22 ही होगा। तो इनकी परमाणु संख्या Z हो गई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, है ना। हाँ, ऐसे अब देखो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करते हैं। अब ये देखो, ये आपको सीधा सीधा याद करना कि SC है तो ये क्या हुआ? ये पहला है ना। ठीक है, इस श्रेणी में पहला तत्व है, ठीक है। तो 3D, तो 3D और 4S तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब हमें देखना है कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और 4S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो SC पहला है तो आएगा 3D1, इसमें D में कितना है? 1 है, और 4S में 2 है। देखो 4S में लगभग लगभग हम सब में 2 ही रखेंगे, कुछ अपवाद छोड़ के, ठीक है। तो 4S में 2 2 2 ही मानो। 3D क्या हुआ? 1, ठीक है। SC पहला तत्व है तो हुआ 1, TI दूसरा तत्व हुआ तो 2, V तीसरा तत्व है तो 3। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम चौथा तत्व है, यहाँ पे होना क्या चाहिए था? 4, है ना, होना 4 चाहिए था, लेकिन है क्या? 5। अभी हमने उस पर चर्चा भी की है कि क्रोमियम में 4 होना चाहिए लेकिन 5 है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4S में ना भर के वो 3D में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्रोमियम में 3D में 5 है तो 4S में 1 होगा, यही वो अपवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रख लो, Cr क्रोमियम 24 का एक अपवाद है, क्या है? कि उसमें 4S में 1 होता है और 3D में 5 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D 5, 4S 1, ठीक है। अब देखो Mn कौन सा है? मैग्नीज कहाँ पे है? 5वें नंबर पे, तो 3D 5 ही रहा, है ना। और 4S का 2 ही है। ये अब बात नहीं, अब बात सिर्फ इतना है, ठीक है। जब हम Fe पे आए तो छठे नंबर का है तो 3D 6 हो गया, है ना। 3D 6 हो गया और 4S में 2 ही है, 4S में 2 ही जाएंगे, ठीक है। 4S में हमेशा 2 ही जाएंगे, बस। अपवाद जो होता है वो कुछ कुछ जो अपवाद जैसे क्रोमियम और कॉपर है वहां पर 1 हो जाता है, बाकी वो 2 ही जाते हैं, ठीक है। अभी हम कोबाल्ट पे है, CO पे है, तो ये 7वें नंबर पे है तो 3D 7, 4S 2। ऐसी निकल, ये 8वें पे है तो 3D 8, 4S 2।
ऐसे MCU कॉपर पे है, तो 3D10 4s1। ठीक है। तो और जैसे ही Zn का वो 10वें नंबर पे है, तो क्या हुआ 3D10 4s2। ये Cu का मैं बताना भूल गया, कॉपर, जैसे कि क्रोमियम का अपवाद है वैसे ही कॉपर का अपवाद है। कॉपर में यहाँ 4s2 होना चाहिए, है ना, लेकिन है क्या 4s1। ऐसे ही 3D9, क्योंकि ये 9वें नंबर पे है तो यहाँ 3D9 होना चाहिए, लेकिन है क्या 3D10। ठीक है, क्यों है ये आपको पता है, क्योंकि 4s और D कक्षक में ऊर्जा का अंतर इतना कम है कि कभी कभार एस कक्षक में ना भर के इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, इसलिए यहाँ से एक कम हो जाता है और यहाँ एक ज्यादा आ जाता है। तो सिर्फ दो अपवाद हैं, पहली प्रथम श्रेणी 3D में Cr और Cu के, इन्हें याद रख लो। बाकी आपको जो श्रेणी बताई है क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन गिव्स फ्री कोचिंग नितिन कजिन। ठीक है, ये याद रख लो, इससे अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आवर्त सारणी में स्थिति, कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की स्थिति क्या है, और डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन पे हमने चर्चा की है ना। हाँ, आगे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी और भी बाकी है, उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद संक्रमण तत्वों के बाहर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मूल अवस्था में। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली कक्षा में।